Hello, good evening. This is Ekta Sharma, Biology faculty at Motion Education Private Limited. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं KVPY के बायोलॉजी सॉल्यूशंस। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो काफ़ी इजी आया था बाकी सब्जेक्ट से बायो का पेपर। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व एज अ सबस्ट्रेट फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर हम बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेस तो ये एक एंजाइम है जो कि प्रेजेंट रहता है आरबीसी में। आरबीसी आपको पता है डिस्कॉइड शेप के होते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस और ये एंजाइम प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली हम इसको सीए बोल सकते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कार्बोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है? कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। नेक्स्ट ये ही एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस कन्वर्ट करता है इस कार्बोनिक एसिड को आगे बाइकार्बोनेट आयन, दैट इज HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो हम ये एरो इस साइड भी बना सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सबस्ट्रेट फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। तो आपको पता है यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड पे एक्ट कर रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन गिवन है जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गिवन है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। NO2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड पैक करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो हम पहले मार्क कर लेते हैं विच इज नॉट। हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे? नॉट। तो बात करते हैं इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली वर्क करती है एट द पीएच एल्कलाइन पीएच पे। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें तो ये pH 8 पे वर्क करती है और pH 8 जो होती है वो एल्कलाइन बोलते हैं उसको। तो बेसिकली जितने भी एंजाइम होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तो वो एल्कलाइन pH पे वर्क करते हैं। एंड अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स का डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्लस एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस की तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो कि करेक्ट है रिगार्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड ऑप्शन में आपको डाइजेशन ऑफ प्रोटीन दे रखा है, ये भी करेक्ट है रिगार्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लिपिड्स का भी डाइजेशन होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। बट फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है एसिडिफिकेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। ये जो ऑप्शन गिवन है ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहा स्मॉल इंटेस्टाइन को। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें स्टमक की तो बेसिकली जो स्टमक होता है यहाँ पे जो फूड की चर्निंग होती है HCl से, यहाँ पे फूड की चर्निंग होती है HCl से। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फूड मिक्सअप हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? काइम। तो हम यहाँ पे टर्म काइम यूज में लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली एसिडिफिकेशन होता है फूड का। तो ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है इंजेस्टेड फूड का एसिडिफिकेशन स्टमक में होता है, स्टमक में एसिडिक pH होती है। बट यहाँ हमें पूछा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज एसिडिफिकेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कलाइन pH होती है इसकी, दैट इज 8 एंड कंप्लीट होता है डाइजेशन। आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंसुलिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। हार्मोन्स का काम क्या होता है? रेगुलेट करना फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज बेसिकली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है
ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अब आपने फूड लिया, जितना भी एक्स्ट्रा फूड है, जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन ने क्या करा, हेल्प किया फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प किया ग्लूकोज इंसुलिन ने। तो इंसुलिन को हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड की ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगी और मैक्सिमम ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजन फॉर्म हो रहा है। ऑप्शन में आपको पूछा गया था कि इंसुलिन किस में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को, तो आपको समझ आ गया कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा था फ्रक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर रहा। सेकेंड ऑप्शन में आपको ग्लाइकोजन दे रखा है, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। सी में आपको सुक्रोज दे रखा है, जो कि इनकरेक्ट है। एंड डी में आपको स्टार्च दे रखा है। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। ओके, हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं आपका अपना हर्षित ठाकुरिया ST सर, ठीक है। मतलब घर वालों ने देखो नाम दिया था हर्षित ठाकुरिया, मगर आप लोगों ने बहुत प्यार से जो मुझे नाम दिया ना, वो वाला नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया अब तो। दैट इज ST सर, ठीक है। तो दोस्तों माई सेल्फ हर्षित सर, क्लियर। दोस्तों अब हम यहाँ पे बेसिक जो बात डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है बायोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके KVPY के जो पेपर है उसके ऐसे कोड के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखिएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो बहुत इजी है, होपफुली आपके जो क्वेश्चन है और आंसर बहुत अच्छे हुए होंगे। देखते हैं आइए फर्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोसिस्टम एनर्जेटिक्स इज इनकरेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, इनकरेक्ट ढूंढना है हमें, ठीक है। हमारी जो सर्चिंग है वो है इनकरेक्ट की, ठीक। फर्स्ट जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्या है, द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ऑफ किलोथर्म्स आर हायर देन दैट ऑफ द होम्योथर्म्स। दोस्तों पहली जो चीज़ है वो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मैं ये बात मानता हूं कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं ना, आप सबके पास कॉपी और पेन तो होगा। मुझे बस थोड़ी देर के लिए आपके पेन की हेल्प चाहिए। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा ना तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो एग्जैक्टली लिविंग का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अगर हम ओवरऑल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस या मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। एक तो दोस्तों होता है कैटाबॉलिज्म, और एक और प्रोसेस होता है जिससे दोस्तों जिसे हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। अब आप कहेंगे सर ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आखिर है क्या, बहुत ही इजी चीज भाई। दोस्तों कैटाबॉलिज्म के अंदर एक छोटी सी फीलिंग आ रही है ना सुनते हुए, कैटाबॉलिज्म मतलब कट का मतलब जब आप किसी चीज को ब्रेक करते हो, आपके पास पेन है, पेन को ऐसे कर दो, यही तो ब्रेक किया आपने। तो जब आपने किसी चीज को ब्रेक किया उसे आप क्या बोलते हो, कैटाबॉलिज्म। डाइजेशन एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का, क्लियर। अनदर वन इज दैट इज अ एनाबॉलिज्म। दोस्तों एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जब आप किसी भी नई चीज को कंस्ट्रक्ट करते हो। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इसका मतलब जब आप अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन रखते हो ना, बहुत सारे अमीनो एसिड रखते हो, तो ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि ये किसे, इसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। जब कुछ नया कंस्ट्रक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ एनाबॉलिज्म, और जब एग्जैक्ट आप किसी चीज को ब्रेक करते हो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैटाबॉलिज्म। सो ओवरऑल ये दोनों चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें जिनके बारे में हमें और पता होना चाहिए। पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई, दैट इज द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म के बारे में। दूसरी बात है जिसका नाम है प्रोकिलोथर्म्स। दोस्तों प्रोकिलोथर्म्स क्या होते हैं, देखो शुरू से जब से हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तब से हम एक चीज के बारे में बात करते हैं भाई, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। मतलब चीजों को बांट देना, ढूंढना आसान हो जाता है ना अगर आप क्लासिफिकेशन करते हो तो। आप लोग जब खाना खाते हो ना तो खाना खाने वाली सारी चीज आप किचन में रखते हो, स्टडी रूम में नहीं। तो कभी भी आपको खाना खाने वाली चीजों को ढूंढना है तो आपको केवल और केवल किचन में ही जाना पड़ेगा, अपने कमरे में जाके कोई नहीं ढूंढेगा। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन। गॉट इट। सेम कंडीशन है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकिलोथर्म्स। हमने एक्चुअली ब्लड या बॉडी के टेम्परेचर को लेके अगर मैं बात करूं तो बॉडी के टेम्परेचर को लेके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट पॉइंट में डिवाइड कर दिया दोस्तों। एक तो होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड। अब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो देखो कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब दोस्तों ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन ऑर्गेनिज्म के पास एक बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है।
बहुत बड़ी काबिलियत का मतलब बाहर टेम्परेचर कैसा होगा ना, वो अंदर वाला टेम्परेचर भी उतना ही हो जाएगा, यानी कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर वाले इनकी बॉडी के टेम्परेचर में लगातार वेरिएशन आता रहेगा, मतलब लगातार चेंज होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल फिश। ज़्यादातर एक्वेटिक में जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल आप लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का करते हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिश। और दोस्तों वहीं दूसरी चीज़ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम बोलते हैं ना, अरे मेरा तो गर्म खून है, मेरा तो गर्म खून है, इसका मतलब हम क्या है, हमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और दोस्तों हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्यों हैं? क्योंकि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, मगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता। आपको पता होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। कभी आप हिल स्टेशन पर गए हो तो वहाँ पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर वहीं के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाता है। ऐसा नहीं होता बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बॉडी भी 0 डिग्री हो गई, होता है क्या? नहीं, आपकी बॉडी अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है? मेंटेन। और दोस्तों ये मेंटेनेंस पता क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लगातार एनर्जी का डेवलपमेंट चालू रहता है। आप कितने भी अच्छे से बड़े एरिया में चले जाओ, ठंडे एरिया में चले जाओ, आप जब एक्सहेल करोगे ना तब अंदर से जो एयर बाहर आएगी ना वो बेसिकली हॉट ही होगी। इसका मतलब आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स है और आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो पुकिलोथर्म्स होते हैं, जो बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, वो हायर देन दैट ऑफ द होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या पुकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? बताओ, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में कौन ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आप या फिर कोल्ड ब्लडेड? बिल्कुल सही है, हम कर रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में दिया क्या है? वो तो इनको क्रेडिट दे रहा है। गलत बात, गलत तो बिल्कुल भी गलत है, इसको तो रोक नहीं सकता कोई। अगली चीज, ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन इन नेचुरल इकोसिस्टम। भाई दूसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ऑटोट्रॉफ सब जानते हो क्या होता है? जो अपना फूड खुद बनाता है। फॉर्म द बेस ऑफ द फूड चेन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। बिल्कुल सबसे बेस ही होता है भैया नेचुरल इकोसिस्टम में, ऑटोट्रॉफ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सी ऑप्शन, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मोस्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय डर्टीवोरस एंड नॉट हर्बीवोरस। बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल, इसको भी टिक कर रखा है। फोर्थ है, अप्रोक्सीमेटली 10% एनर्जी ऑफ द वन ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। हर एक ट्रॉपिक लेवल से 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होती है? ट्रांसफर। 10% लॉ पढ़ा है ना इकोलॉजी के अंदर, बस वही तो बात है। तो ये भी सही है। दोस्तों 3 ऑप्शन सही है इसमें, एक ऑप्शन गलत है। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा भी तो यही है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बताओ किसके ऊपर टिक कर देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पर। बात सही है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज क्रिएटेड बाय पंपिंग प्रोटॉन अक्रॉस द। सबसे पहले तो आखिर ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या है? दोस्तों प्यार से बायोलॉजी के अंदर जो प्रोटॉन होता है ना, इसको हम प्यार से बोलते हैं H+, इसे ही प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है भाई। अब देखो हाइड्रोजन की बात है भैया यहाँ पे, मगर पता है कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे काम करवाने के लिए रिश्वत दी जाती है, बिना रिश्वत के वो काम नहीं करते। यहाँ पे भी दोस्तों सेम कंडीशन है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन क्या कि अगर आप कभी भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है ना, प्रोटॉन जिसे आप कहोगे, ये प्रोटॉन बहुत ज़रूरी होता है किन्हीं 2 सेल ऑर्गेनल से काम करवाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों वो 2 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं? दोस्तों फर्स्ट सेल ऑर्गेनल इज दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर सेल ऑर्गेनल इज दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो बेसिकली प्रोटॉन को यूज़ करते हैं। और अगर आप कहेंगे सर ये प्रोटॉन को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ बताऊं, आप लोगों ने जनरली आज तक क्या सुना है? आपने जनरली आज तक ये सुना है कि सर हम लोगों की बॉडी में जो एनर्जी होती है ना सर, उस एनर्जी को डेवलप करने का काम पता है सर कौन करता है? मैं कहूँगा कौन करता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने कहा सच में? कह रहा हाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है? ATP। मैंने क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है ना सर, इसलिए ऐसा ऐसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस। मगर मैं कहूँगा भैया क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या क्लोरोप्लास्ट भाई साहब का कोई काम नहीं है क्या? आप कहोगे नहीं सर क्लोरोप्लास्ट तो करता है, पता नहीं करता। मैं आपको बताऊं क्लोरोप्लास्ट भी तो ATP बनाता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट भी ATP बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ATP बनाता है, मगर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हो, क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस नहीं बोलते। और पता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। ATP बनाया, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भैया ATP चाहिए ले जा, ATP चाहिए ले जा, ATP चाहिए ले जाओ, भाई बहुत बढ़िया।
पावर हाउस। मगर दोस्तों वहीं पे जो दूसरी चीज़ है ना क्लोरोप्लास्ट, ये कहेगा भैया मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मुझे तो फूड बनाना है भाई, ग्लूकोज बनाना है, तो मेरे पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को तो भैया मैं ही यूज़ करूँगा। तो जो एटीपी ये बनाता है ये उसी एटीपी को वापस क्या कर लेता है, यूटिलाइज। ये किसी को देता नहीं है, बहुत सेल्फिश है ना क्लोरोप्लास्ट। तभी तो दोस्तों हमने क्लोरोप्लास्ट रखा ही नहीं अपनी बॉडी के अंदर। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्फिश से दूर रहो भैया, बहुत ही बढ़िया चीज़। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया भैया बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं सर आखिर ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या है, जरा ये भी एक्सप्लेन कर देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। देखो ना जरा, अब जरा एक बहुत ही सुंदर सा सुशील सा बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और डायग्राम किस चीज़ का है दोस्तों, डायग्राम एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स का है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन आप एक तरीके से कर सकते हो जब आप बेसिकली एक डायग्राम बनाओगे, और जो डायग्राम एग्जैक्टली दोस्तों आपकी सेल में प्रेजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल का होगा, एंड दोस्तों दैट सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही सुंदर बनाए, शाबाश, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। तुम तो मुझे बोलोगे नहीं ना शाबाशी, तो मैं खुद को ही दे रहा हूँ, ये भी सही है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। बात सही है दोस्तों। बीच में ये दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अंदर की बात करता हूँ ना, तो अंदर देखो एक चीज़ और है जो हम यहाँ पे अच्छे से दिखा भी देते हैं, क्या वो दोस्तों, वो चीज़ ये रही दोस्तों, ध्यान से, पता है आपको ये क्या चीज़ है, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये बात बहुत बढ़िया दोस्तों। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ना, ये है ऑक्सीजोम्स का। तो ये जो चीज़ है इसे आप बोलते हो ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स। दोस्तों अगर मैं ऑक्सीजोम्स को यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, ये होता है ऑक्सीजोम्स, जिसमें इसको आप बोलते हो F1, इसे आप बोलते हो F0, ठीक है। दोस्तों देखो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के दो तरीके, या तो उस क्वेश्चन को बहुत ही फटाफट एक्सप्लेन कर दो, या बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करने में और भी मज़ा है, ठीक है। दोस्तों ये बात याद रखना, जैसे आप बोलते हो ना माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर बनाता है, तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में एक पर्टिकुलर एरिया है जो पावर बनाने का काम करता है, एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीजोम। अब क्या सर पूरा ऑक्सीजोम एटीपी बनाता है, नहीं भाई, एटीपी पूरा ऑक्सीजन नहीं बनाता। एटीपी जो बनाता है वो बनाने का काम कौन करता है, F1 पार्टिकल। दोस्तों जो 0 की तरह दिखता है इसे F1 बोलते हो, जो 1 की तरह दिखता है इसे आप F0 बोलते हो। देखो कितना इजी है, कन्फ्यूजन तो होगा नहीं। और जो F1 पार्टिकल है ना दोस्तों, यही क्या बनाने का काम करता है, एटीपी बनाने के लिए तो भैया यही रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी तो यही बनाएगा। बात सही है। अब दोस्तों प्रोटॉन मोटिव फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये बात याद रखिएगा कि प्रोटॉन का यूज़ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों करते हैं एटीपी को डेवलप करने के लिए। प्रोटॉन मोटिव फोर्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट है वो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पीटर मिशेल, जिसको जाता है। पीटर मिशेल इस साइंटिस्ट है जिनको प्रोटॉन मोटिव फोर्स एक्सप्लेन करने का, यानी कि जो पूरा चैनल है ना कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी का, इसी से ही रिलेटेड है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी में, कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक है। तो कैमी ऑस्मोटिक थ्योरी में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक्चुअली देखो यहाँ पे है क्या चीज़ दोस्तों, ओवरऑल यहाँ पे जो बात होती है वो बात ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जितना भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के थ्रू आप लोग क्या करते हो कि अंदर से यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन आयन को भेज देते हो। प्रोटॉन आयन को, H+ आयन को आपने कहाँ भेज दिया, अंदर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। दोस्तों याद रखिएगा जब किसी भी चीज़ में जो एनर्जी लगा के आप किसी चीज़ को भेजते हो तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप लोग प्रोटॉन को मैट्रिक्स में से, ये अंदर वाला जो एरिया है कौन सा एरिया है, ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में से आप यहाँ पे प्रोटॉन को कहाँ भेज देते हो, बाहर। और दोस्तों यहाँ से फिर वापस से ये प्रोटॉन कहाँ आते हैं, अंदर, किसके थ्रू, ऑक्सीजोम के थ्रू। और दोस्तों एक छोटी सी बात, जब आपने अंदर से सारा का सारा प्रोटॉन बाहर भेज दिया तो बाहर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा, अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो इस कंडीशन के अंदर अब बाहर जो आपका प्रोटॉन बाहर से अंदर मूव करता है, मूव करने के बाद ये जो F0 और F1 पार्टिकल है ये एक चैनल बना लेते हैं, और इस चैनल के थ्रू आपका जो प्रोटॉन है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ अलग से, ठीक है। यहाँ से आपका क्या है, प्रोटॉन H+, ये प्रोटॉन आपका मूव कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे एक और बहुत बड़ा काम हो गया क्या, कि जो नीचे वाला पार्ट है, जो एक्टिव पार्ट है, ये क्या काम करता है, ये एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ के किसको डेवलप कर देता है, एटीपी को।
तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये दोनों ही टाइप के जो प्रोसेस है ना, ये वाला बेसिक टाइप का जो प्रोसेस है ये आपको दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। गोल्जी बॉडी का भैया कोई काम ही नहीं है। गोल्जी बॉडी कहते हैं मेरे पास पहले ही बहुत सारे काम हैं, मेरे को स्पर्म सेल के ऊपर कैप बनानी है, मुझे बहुत सारे काम है, सेल के डिवीजन में मुझे हेल्प करनी है, ये काम मुझे मत दो। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी भैया प्रोटीन बनाएगा, लिपिड बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक, याद है, इसका भी ये वाला काम नहीं है, प्रोटॉन से रिलेटेड। अगला है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ओहो, यही तो पढ़ रहे हैं हम, यही तो है वो जो क्या है, आंसर आ तो गया। अगला है अर्ली एंडोजोमल मेम्ब्रेन। नहीं भाई, ये भी कहीं भी इसके लिए प्रोटॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो दोस्तों द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, तो अब जो अगला क्वेश्चन है ना वो किससे है? वो है भैया कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ से, पता है, बहुत ही बड़ी चीज़। नाम क्या है दोस्तों इस बहुत बड़ी चीज़ का? जेनेटिक्स। दोस्तों सुना है ना ये वाला नाम? पता है ये कौन सा नाम है? ये वही नाम है कि एक जीन दूसरा जीन, वही जीन दोस्तों जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक मूव करता है, वही चीज़ जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे कैरेक्टर्स को लेके जाती है। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो आपको ये वाली चीज़ बताती है उसी तो आप क्या बोलते हो? जेनेटिक्स। और दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स, भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स तो एक ही है, नाम क्या है? मेंडल, ग्रिगर्ड जोहान मेंडल। मेंडल है ये वो मेंडल है जिन्होंने एग्जैक्टली हम लोगों को जितने भी टाइम में बताया, मगर इन्होंने बताई बहुत बड़ी चीज़, इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली जनरेशन टू जनरेशन तक कैरेक्टर्स कैसे मूव होते हैं। और दोस्तों जब हमको इतना सब कुछ इन्होंने बता दिया तो बहुत बढ़िया चीज़ जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है मेंडलियन डिजीज़। दोस्तों ये डिजीज़ और डिसऑर्डर होते हैं, नो डाउट। मेंडलियन डिजीज़ का मतलब एग्जैक्टली कुछ ऐसी डिजीज़ जिन डिजीज़ को आप लोग कैरी करवा सकते हो क्रोमोसोम के ऊपर। तो क्रोमोसोम के ऊपर कई बार जो डिजीज़ होती है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ लिख रखी है और समझने के लिए, वो है एग्जाम्पल ऑफ कौन सी डिजीज़? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दोस्तों अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो पहले तो हम पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड आखिर क्या होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ मेल तो आप बोलते हो सर पता है जो मेल होता है ना सर, उस मेल को आप ऐसे लिख सकते हो। मैंने बहुत बढ़िया सर, मेल को लिखने के लिए एक तरीका और है ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? आप कहोगे सर मेल के अंदर तो बस 46 क्रोमोसोम है। बस नहीं बेटा, बहुत है ये, ठीक है। 46 क्रोमोसोम अगर मैंने आपको दिखा दिया तो उसके बाद नीचे बोलूँगा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? आप कहोगे सर ये तो है फीमेल। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसे दिखा सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर ये फीमेल है। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? भाई बराबर बराबर, लड़का लड़की एक समान। अंतर कैसे कर सकते हैं? बराबर है दोनों। मगर दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़, लिखना तो बनता है। लिखना क्यों बनता है? क्योंकि है ही तो बायोलॉजी, लिखने का ही तो नाम है। मेल के अंदर 46 है, मैं आपको ऐसे ये सब कुछ छिपा लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेल है फीमेल है बताओ। सर ऐसे कैसे पता लगेगा मेल है फीमेल है? मैंने कहा तो ये 46 क्या है? कह रहे सर आप लिख दो यहाँ पे 44 प्लस XY। मैं कहूँगा फीमेल के लिए, आप कहोगे सर अच्छे से लिखो 44 प्लस XX, ठीक है, बात सही है। दोस्तों अब मुझे एक बात बताना, आपको इसको देख के पता लगता है क्या केवल कि ये मेल है फीमेल है? नहीं ना। आपको क्या केवल इसको देख के पता लगता है ये मेल है फीमेल है? नहीं ना। तो जिस चीज़ को आपको देख के पता लगता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? दोस्तों जिस चीज़ को आपको देख के पता लगता है इन दोनों को इसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, बात सही है। और दोस्तों बाकी जो बच गया ना इसे हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो एक चीज तो हो गई ऑटोसोम और एक क्या हो गई? एक हो गई सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। बात सही है। चले अब आगे। दोस्तों अब आगे यहाँ पे जो बात बताई गई है हमको ये कि इन्होंने पूछा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब एक और चीज, एक्स तो मैंने बता दिया, यानी कि ये जो डिजीज होगी ये हमेशा किसके ऊपर चलेगी? एक्स के ऊपर। ये केवल एक्स के ऊपर ही चलेगी, वाई से तो भैया दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्स के ऊपर बैठती है डिजीज। दूसरी बात सर ये रिसेसिव क्या होता है? दोस्तों अब जरा एक चीज़ और देख लो ना। एक वर्ड होता है दोस्तों जिसे आप बोलते हो डोमिनेंट, एक वर्ड बोलते हो जिसे आप बोलते हो क्या? रिसेसिव। डोमिनेंट दोस्तों वो होगा जिसे आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो। आपका एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं एक बहुत अच्छा। और रिसेसिव को आप किससे करते हो? स्मॉल टी से। डोमिनेंट भैया ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता है और ऐसे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि जो रिसेसिव होगा दोस्तों वो ऐसे ही एक्सप्रेस करेगा केवल। इसका मतलब बड़े भाई के साथ अगर बड़ा भाई चल रहा है
तो बड़े भाई की चलेगी, मगर बड़े भाई के साथ अगर छोटा भाई चल रहा है भैया मार्केट में, तो छोटे भाई की कोई सुनेगा भी नहीं, चलेगी तो भैया बड़े भाई की। मगर अगर दो छोटे भाई जा रहे हैं तो बल्ले बल्ले हो गए भैया, दोनों की चलेगी और किसी की चलेगी नहीं, बड़ा तो है ही नहीं इनके साथ। तभी जो छोटे छोटे भाई होते हैं ना वो बड़े खुश होते हैं, अच्छा है बड़े भैया नहीं गए, बढ़िया है भाई, आज तो मेरा बहुत अच्छा काम हो गया, आज तो सारी चीज़ें बढ़िया ही बढ़िया है। क्योंकि याद रखना, पता है बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है, मतलब छोटों के तो दिल पे लग रही होगी ये वाली बात, कि छोटों के तो दिल पे क्या लग रही होगी कि सर आपको पता है आज तो आपने हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया। सर हमारी भी ना कई बार सुनते नहीं घर वाले, बड़े भैया के साथ जाते हैं सर, लेके तो हमें चले जाते हैं, मगर उसके बाद हमसे पूछते ही नहीं है। होता है यार, ये सबके साथ होता है, आपके साथ कोई अलग नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब तो अपन मेंडल को निपटा लेते हैं, इसके बारे में तो कभी और मिलकर बैठ के बात करेंगे। आ जाओ भाई। तो मेंडलियन डिजीज जो है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो बात समझ में आ गई। रिसेसिव क्या होगा? रिसेसिव वो होगा जो इस कंडीशन में है, ये रिसेसिव हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे फिनाइलकेटोनुरिया दे रखा है, सिकल सेल एनीमिया दे रखा है और बीटा थैलेसेमिया दे रखा है, ठीक है। अगर मैं फिनाइलकेटोनुरिया की बात करूं तो दोस्तों ये जिस क्रोमोसोम के ऊपर चलता है वो क्या है? क्रोमोसोम नंबर 12। अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूं तो दोस्तों जिस क्रोमोसोम के ऊपर ये होता है वो है क्रोमोसोम नंबर 11। और अगर मैं बीटा थैलेसेमिया की बात करूं तो जिस क्रोमोसोम के ऊपर ये होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16। दोस्तों अभी मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की है, मैंने आपको यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि जो नंबर ये वाले हैं इन्हें आप क्या बोलोगे? ऑटोजोम, यानी कि ये वाली डिजीज भी ऑटोजोम की है, ये डिजीज भी ऑटोजोमल है, और दोस्तों ये वाली जो डिजीज रह गई है एक, वो भी कैसी है? ऑटोजोमल। मगर दोस्तों एक ऐसी डिजीज जो इन तीनों से मिलती नहीं है, जो कहती है हम तो भैया सबसे अलग है, वो क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दोस्तों ये हीमोफीलिया है जिसे आप रॉयल डिजीज भी बोलते हो। पता है क्या कौन सी डिजीज होती है? इसे आप बोलते हो रॉयल डिजीज। रॉयल जो फैमिलीज है उनके अंदर देखने को मिली थी आपको हीमोफीलिया। और एग्जैक्टली जो हीमोफीलिया होती है वो कैसी होती है? ये होती है एक्स लिंक्ड डिजीज, और ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये रिसेसिव डिसऑर्डर बोल दो या डिजीज बोल दो। तो दोस्तों कौन सी डिजीज होती है? ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। और हमसे यही पूछा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज या डिसऑर्डर कौन सा है? आंसर सबके सामने है, आंसर कौन सा है? हीमोफीलिया जी। तो जो अगला क्वेश्चन अब हमारे सामने है, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता लग गया होगा, अरे सर ये तो फ्लावर से रिलेटेड है। दोस्तों बहुत बढ़िया, फैब का टाइम है, बात करेंगे अब किसके बारे में? फ्लावर के बारे में, ठीक है। समझने वाले समझ गए वैसे, बाकी अब फ्लावर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ्लावर होता क्या है? पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, उसके बाद हम फ्लावर के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन आपसे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर भी देखो आसानी से निकलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव राइज टू द फ्रूट? ओहो भूख लग गई होगी भाई कईयों को तो। और देखने के बाद आता है अगला चीज सीड, बहुत बढ़िया। रिस्पेक्टिवली इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो प्लांट होता है, सबसे पहले तो सर ये आखिर एंजियोस्पर्म है क्या चीज? दोस्तों जिसमें फ्लावर, सीड, फ्रूट वगैरह सब कुछ डेवलप होता है, दैट इज अ एंजियोस्पर्म। याद आया? जिसको आगे आपने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया था, याद आया ना? क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, याद आया? जिसको भी नहीं याद आया उसके लिए बस छोटी सी चीज बता रहा हूँ, एक आपने लिखा था क्रिप्टोगेम्स, एक आपने लिखा था फेनेरोगेम्स। तो फेनेरोगेम्स को आपने दो टाइप में डिवाइड किया था, एक था जिम्नोस्पर्म, एक था एंजियोस्पर्म, नेक्ड सीड और कवर्ड सीड। एंजियोस्पर्म को आगे दो टाइप में डिवाइड किया था, एक था मोनोकॉट, एक था डाइकॉट। हिंदी में नाम बहुत अच्छा है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अच्छा लग रहा है ना सुनने में? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्रूट और सीड रेस्पेक्टिवली किससे डेवलप हो गए? तो सीधी सी बात तो एक है, अगर आपने कभी फ्लावर बनाया तो होगा ही। अगर आपने कभी फ्लावर का डायग्राम बनाया तो भैया देखो ऐसा बनता है फ्लावर। देखो वैसे तो मेरे से अच्छा बना सकते हो तुम, तुम्हारी ड्राइंग नो डाउट मुझसे तो अच्छी होगी। अभी कुछ तो ऐसे कहेंगे ओहो सर ऐसे कैसे बना दिया? अरे बन जाता है भैया, कभी कभी बन जाता है, हमसे भी बन जाता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। देखो बनाना हमसे भी, देखो यही तो बात है। अब भैया दया ने थोड़ी ले रखी ठेकेदारी किवाड़ तोड़ने की, कभी दया नहीं होगा तो अभिजीत भी तोड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हम तोड़वाते देखो अभी सब कुछ। आओ जरा वापस से, फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं? तो ये तीन चीज़ के बारे में तो आप पढ़ा है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे आप बोलते हो स्टिग्मा, इसे आप बोलते हो स्टाइल, और इसे आप क्या बोलते हो? ओवरी। बात सही है। ओवरी के अंदर दोस्तों ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर ही यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट होती है, देखो अलग से ही बता देते हैं। ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट होती है क्या? एक सेल। सही है बात दोस्तों। अब होता क्या है? होता ये है इस एग सेल से जब जो मेल जो होता है ना, उसका जब मेल का जो
पोलन पोलन न्यूक्लियाई है, ठीक है। जब मेल का कोई भी, मान लो ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन जैसे ही इसके ऊपर आया तो उसके बाद जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो जैसे ही इससे फर्टिलाइज होता है वैसे ही एग्जैक्टली ये दोनों मिलके, यानी कि मान लो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो हो गया मेल का, ऐसे रख दूँ मेल को, अब तो पता है। इसके बाद प्लस करके क्या कर दूँ, ये क्या हो गई एक्स सेल, यानी कि क्या चीज़ है, फीमेल, बस सही है। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो भैया क्या बनेगा, सीड, क्या बनेगा, सीड बनेगा। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई सर, जो ओव्यूल है ना सर वो एग्जैक्टली क्या बनाने का काम कर रहा है, सीड। दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर ओव्यूल है वो सीड बनाने का काम कर रहा है क्या कहीं पे, ओव्यूल तो भैया इसमें तो फ्रूट बना रहा है, रिस्पेक्टिवली देखना है अपन को। तो यहाँ पे तो ओव्यूल क्या बना रहा है, फ्रूट, ओहो बिल्कुल नहीं हो सकता, ओवरी फ्रूट बना रही है, बात तो सही है, मगर पोलन सीड बना रहा है, नहीं भैया नहीं, ऐसे थोड़ी होगा। अगला पोलन फ्रूट बना रहा है, अरे ऐसे कैसे कोई ऐसे कैसे कर सकता है। अब यहाँ पे देखो अगली चीज, जो ओव्यूल है वो क्या बना रहा है, ओव्यूल क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। ये जो मेल का, ये जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे आया ना, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ऐसे घूमता घूमता गाने गाता हुआ अंदर तक आता है और इससे ऐसे फ्यूज कर जाता है। और यहाँ पे जो मेल का गैमेट्स है वो जैसे ही फीमेल की एग सेल से फ्यूज होगा तो क्या बनेगा, सीड। और बाकी दोस्तों ये जो ओवरी होती है ये बाद में एग्जैक्टली किसके अंदर डेवलप हो जाती है, फ्रूट के अंदर। तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। कितना सा आसान क्वेश्चन है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन अरोज फ्रॉम एडवर्ड जेनर्स ऑब्जर्वेशन दैट, क्वेश्चन में आपको वैक्सीनेशन पूछा गया है। वैक्सीनेशन की जो डिस्कवरी हुई थी वो एडवर्ड जेनर ने करी थी, आप सबको पता है। अब एडवर्ड जेनर ने मिल्क मेड को क्या हुआ था, काउपॉक्स हुआ था, और फिर मिल्क मेड को काउपॉक्स की वैक्सीन दी गई। जब वैक्सीन दी गई, आपको पता है एक मिल्क मेड थी, मिल्क मेड वो इन्फेक्ट हुई थी काउपॉक्स से। मिल्क मेड किससे इन्फेक्ट हुई थी, काउपॉक्स से। फिर वैक्सीन दिया गया था मिल्क मेड को फॉर काउपॉक्स, और फिर उसके बाद में ये इन्फेक्ट हुई किससे, स्मॉल पॉक्स से। तो जब स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्ट हुई तो हमने नोटिस किया कि जब वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका था काउपॉक्स का, तो इस मिल्क मेड सफ़र नहीं करी, ये मिल्क मेड सफ़र नहीं करी स्मॉल पॉक्स से। तो रीज़न क्या हुआ, जब हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, और मेमोरी सेल्स में इतनी पावर होती है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पैथोजेंस को। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ऑब्जर्व हुआ जब एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन का कंसेप्ट बताया। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है, इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड एंथ्रेक्स स्पोर्स इन द शीप प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द एंथ्रेक्स। यहाँ बात एंथ्रेक्स की नहीं हो रही है, इसलिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड में आपको दे रखा है, इंजेक्टिंग ह्यूमंस विद ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्टेड लंग्स एक्सट्रैक्ट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की बात भी नहीं हो रही है। एडवर्ड जेनर ने, आप सबको पता है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। थर्ड में आपको दे रखा है, मिल्क मेड प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स, सबसे पहले मिल्क मेड काउपॉक्स से इन्फेक्ट हुई थी, एंड दे डिड नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्मॉल पॉक्स। काउपॉक्स की वैक्सीनेशन ऑलरेडी रीचली स्मॉल पॉक्स से मिल्क मेड इन्फेक्ट नहीं हुई, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। डी में आपको दे रखा है, इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड रेबीज वायरस इन ह्यूमन प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेबीज। रेबीज की बात नहीं हो रही है। जब एडवर्ड जेनर ने अपनी डिस्कवरी करी थी वैक्सीनेशन की, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था किस पे, स्मॉल पॉक्स एंड काउपॉक्स वाले वायरसेस को। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो अगला क्वेश्चन है वो वापस से उनका ही तो है, किनका, अरे मेंडल भैया को कैसे भूल गए। मेंडल भैया देखो आ गए वापस जीनोटाइप लेके। तो दो चीज़ों में बच्चे कई बार पूछते भी हैं कि सर आखिर ये दो चीज़ें सर बहुत बार पढ़ी है सर, एक होता है फिनोटाइप, एक और पढ़ा सर हमने, बहुत पढ़ा सर, क्या होता है ये जीनोटाइप। तो जो अंदर है ना आपके शरीर में जीन के ऊपर, वो जीनोटाइप है। जो बाहर देख के आपको पता लग जाता है वो है फिनोटाइप। क्या पता आपकी हाइट बड़ी है तो आप कैपिटल टी हो, या क्या पता आप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकते हो। बात सही है भाई, आपकी हाइट बड़ी है और बड़े भाई के साथ भैया छोटा भाई गया तो चलेगी तो बढ़ेगी। तो अगर हो सकता है आप कैपिटल टी को के साथ स्मॉल टी लेकर चल रहे हो, क्या पता लगता है। कई बार ऐसा होता है मम्मी पापा की हाइट छोटी होती है मगर तुम निकल लेते हो, तुम कहते हो अरे सर हम तो रुक नहीं रहे सर,
देखो सर मम्मी पापा 4-4 फीट के हैं सर, हम तो 6-6.5 फीट के हो गए। हो सकता है भाई, हो सकता है पापा या मम्मी में से किसी के पास कोई भी करेक्टर किसी भी तरीके का हो सकता है जो पापा है मान लो वो तो ऐसे हो स्मॉल टी, मदर भी मान लो स्मॉल टी है, मगर हो सकता है कोई ऐसा करेक्टर हो मदर या फादर में से कोई एक बंदा हो जो कैसा हो टॉल, तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। बात सही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, कई बार बोलते हैं ना हाइट मम्मी के ऊपर गई है, हाइट पापा के ऊपर गई है, भैया हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो भाई ये तो नो डाउट आपको पता ही होगा, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलो भाई आगे अपन चलेंगे। जीनोटाइप जो होता है वो आपको दे रखा है ए बी बी सी कैपिटल है ना। ये क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बात सही है। दोस्तों अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि एग्जैक्टली यहाँ पे अगर देखें तो हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप, कितने डिफरेंट जीनोटाइप पॉलेंस इज पॉसिबल इन द F1 प्लांट इफ दीज 3 लोकाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल के भैया 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ थे ना। पहला लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे, रिसेसिव नहीं। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट्स का बनना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हर किसी कैरेक्टर के लिए अपना जो एक एलील या आप बोल सकते हो वो उसके लिए स्पेसिफिक होगा। बात सही है। अब देखो इस कंडीशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका, आपको कभी भी गैमेट्स बनाने हो तो उसके लिए बेस्ट मेथड एक ही है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि एग्जैक्टली हम लोगों ने 1 2 3 कैरेक्टर लिए हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छा सा फार्मूला है 2 की पावर n। एन में वो रख लो एग्जैक्टली जितनी आपको दिख रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो रहा है 2 की पावर 3 रख सकते हो। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई मगर कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल 4, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, क्या है ये 8। 10 से 2 कम, 6 से 2 ज़्यादा 8, यही तो आंसर है। सबसे पहले इन्होंने देखो आंसर दे दिया, आगे 4 3 की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं थी मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। चलो तो पहले फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या दे दिया आंसर। और बहुत ही आसान चीज़ है, आप F1 जनरेशन निकालने के बाद भी ये वाला काम कर सकते हो। बाकी आप एग्जैक्टली मैं आपको एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट फार्मूला बता रहा हूँ, दैट इज 2 की पावर n। अगर आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस हो तो n की जगह 2 रख दो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो तो n की जगह क्या रख दो 3। हेट्रोजाइगोसिटी को मेंटेन करने के लिए आप ये जो n होता है इसकी जगह जो भी आपके पास है वो आप इसके अंदर ईजिली रख सकते हो। तो डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड आप किसी का भी ऑप्शन देख सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन, एक और चीज जो कहां से आई है, जो आई है कहां से, माइटोसिस से। बहुत ही बढ़िया, सुना है माइटोसिस के बारे में, सुने होंगे ना भाई। ये जो माइटोसिस है ना ये आया है जिस जगह से, उस भाई साहब का नाम है सेल डिवीजन। क्या नाम है, सेल डिवीजन। दोस्तों सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, जिसमें एक टाइप तो होता है यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है क्या, माइटोसिस, और बायोलॉजी का बेस है भैया ये तो। और एक और टाइप होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। दोस्तों माइटोसिस का मतलब क्या होता है, माइटोसिस का मतलब हो गया ये 2n लिखा तो आगे जाके लिख दिया 2n और 2n। और मियोसिस का मतलब क्या हो गया, मियोसिस का मतलब अगर मैंने लिखा 2n तो यहाँ पे जाके लिख दिया n और n, और आगे फिर इसको और डिवाइड कर दिया, लिख दिया n और n और n। बात सही है, ठीक है भाई। तो माइटोसिस एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों, माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर जो 2 डॉटर सेल बनती है, दीज आर कॉल्ड एज अ डॉटर सेल। जो 2 डॉटर सेल बनती है उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर पेरेंट सेल के इक्वल होते हैं। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम के नंबर 46 होंगे तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 46। जबकि मियोसिस के अंदर क्या होगा, अगर पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर 46 हैं तो डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, 23। डेफिनेशन भी बस एक पॉइंट के लिए आपको बोल देता हूं, द डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल इज इक्वल टू इट्स पेरेंट सेल, दिस इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस। वेयर एज द डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ डॉटर सेल, देखो सबके अंदर हाफ है, 23, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या रह जाएंगे, हाफ। वेयर एज माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो क्या रहेंगे, बिल्कुल सही, इक्वल रहेंगे। बात सही। अब दोस्तों इसकी कौन कौन सी फेज है, दोस्तों इसकी फेज है मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज। देखो इसको समझाने के लिए बहुत अच्छा सा एक सर्किल अपन ड्रॉ करते हैं। एक सर्किल बनाया, सर्किल को दोस्तों यहाँ पे
डिवाइड कर लिया ऐसे, ठीक है, ये हो गया, ऐसे डिवाइड कर लो। पहला फेज होता है दोस्तों G1, एक होता है S, एक होता है G2, एक होता है M। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, समझने की बात है बस यहाँ पे, और कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपके पास एक सेल है और इस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस एक सेल से आपको 2 सेल फॉर्म करनी है, तो सिंगल सेल से 2 सेल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है, वो क्या, सेल को अच्छे से ग्रोथ करवानी है। उसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना है, इसका न्यूक्लियस का करना है, डिवाइड करना है। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है, और सिंगल सेल से कितनी सेल बनानी है, 2 सेल। बताओ बात सही है क्या नहीं है? ईजी है ना? अब देखो ना कितना ईजी है यहाँ पे। दोस्तों आप कभी भी एग्जाम देते हो तो पहले उसकी प्रिपरेशन करते हो। ऐसे ही अगर कोई भी सेल है, कोई भी मान लो क्या है, सेल, और ये सेल कहती है भैया अब मैं जिंदगी में कुछ करूंगी, कह रहा भैया क्या करेगी, अब मैं करूंगी डिवीजन, कह रहा बहुत बढ़िया चलो। अगर कोई भी सेल है जो डिवीजन करने के लिए चल रही है, ये डिवीजन करने के लिए आ रही है, तो दोस्तों ये सेल डिवीजन करने के लिए सबसे पहले जिस फेज तक चलेगी उसमें ये अपने आप को प्रिपेयर करेगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ G1 में, इसके बाद S में, इसके बाद G2 में जो सेल करेगी वो क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर, किसके लिए, डिवीजन के लिए। और उसके बाद दोस्तों आगे की एक फेज आती है, कौन सी फेज, M फेज। इसके अंदर बेसिक क्या होगा, 2 काम होगा दोस्तों। एक काम तो होगा यहाँ पे डिवीजन होगा किस चीज़ का, न्यूक्लियस का, और दूसरा काम होगा यहाँ पे डिवीजन होगा किस चीज़ का, साइटोप्लाज्म का। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन कर दो, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर दो। न्यूक्लियस का जो डिवीजन है, इस डिवीजन को आप 4 फेज में बांटते हो, जैसे आप बोलते हो प्रोफेज, फिर बोलते हो मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। अगर ध्यान दिया जाए ना तो पहले नीट के एग्जाम को PMT बोला जाता था, प्री मेडिकल टेस्ट। तो जो प्री मेडिकल टेस्ट ही तो है, और है क्या ये, P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, A से एनाफेज, और T से क्या हो गया, टीलोफेज। तो दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस है, देख लीजिएगा जरा सीक्वेंस क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बिल्कुल भैया ऑप्शन नंबर D सही है कानून की नजर में। Amount of air that is left behind in lungs after expiratory reserve volume। जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो क्या होता है, हमारी सारी एयर रिमूव हो जाती है क्या हमारी बॉडी से? नो, कुछ एयर फिर भी रहती है। अगर सारी एयर्स एक साथ रिमूव हो जाएगी तो हमारे लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, हमारी जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, वो कोलैप्स कर सकती है। इसलिए कुछ एयर जो होती है वो प्रेजेंट रहती है लंग्स में, और वो जो एयर होती है वो हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। उस एयर को हम बोला जाता है हम रेजिडुअल वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ एयर पूछा गया था, दैट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको क्या बता रहा है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो चुका है, उसके बाद में कौन सी एयर, कौन सी अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहेगी, तो वो एयर होगी रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट इज थर्ड ऑप्शन, इट इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको सब कुछ गिवन होता है। एक कॉलम में आपको दे रखे हैं फाइलम्स, एक कॉलम में आपको दे रखे हैं दैट इज फीचर्स। अगर हम बात करें कौन सा जो फाइलम है जो करेक्टली मैच होगा फीचर, करेक्ट फीचर के साथ में, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन गिवन है मोलस्का। अगर हम बात करें मोलस्का की, तो मोलस्का में एक रेड्यूला ऑर्गन मिलता है और वो होता है फीडिंग ऑर्गन की तरह हेल्प करता है मोलस्का में। तो हमारा जो ऑप्शन है रेड्यूला वो मैच हो रहा है मोलस्का के साथ। वैसे अगर हम बात करें एनिलिडा में, तो इसमें सेगमेंटेशंस मिलती हैं, इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तो एनिलिडा जो है करेक्ट होता है सेगमेंटेशन के साथ में। अगर हम बात करें निमेटोडा की, तो निमेटोडा में आपको सूडोसीलोम मिलेगी और ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है इन द निमेटोडा। एंड इकाइनोडर्मेटा में आपको लार्वा में तो बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी एंड अडल्ट में आपको रेडियली सिमेट्री मिलेगी। तो इकाइनोडर्मेटा करेक्टली मैच हो रहा है रेडियली सिमेट्री से। बी ऑप्शन आपको करेक्ट है, जिसमें सारे ऑप्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट proposed the theory of natural selection independently of Charles Darwin। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रपोज करी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, तो हमारे माइंड में एकदम से क्लिक होता है कि चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, एन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक लिखी थी। बट एक्चुअली चार्ल्स डार्विन से पहले एक साइंटिस्ट और थे, एल्फ्रेड रसेल वेलेस। ये जो साइंटिस्ट थे
इन्होंने मार्चिपेलागो आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पे रिसर्च करके अपने जो कंक्लूजन्स थे वो किसको सेंड किए थे, चार्ल्स डार्विन को सेंड किए थे और सेम टाइम पे सेंड किए थे और सेम कंक्लूजन्स थे, ठीक है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड रुसेल वेलेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली, चार्ल्स डार्विन को इन्होंने बस कंक्लूजन्स दिए थे, इन्होंने पूरी रिसर्च करी थी और अपने कंक्लूजन्स दिए थे रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है अल्फ्रेड रुसेल वेलेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The maximum concentration of harmful chemicals is expected to be found in organism। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन केमिकल्स की किस ट्रॉफिक लेवल पे होती है, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फूड चेन से। और फूड चेन में एक फिनोमिना होता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फूड चेन में, फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स पे, तो अगर कोई केमिकल एंटर किया जैसे DDT वाटर में चला गया तो आगे वो वाटर बॉडीज को इन्फेक्ट करेगा और फिर वो आगे हायर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आपको मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। जिस तरीके से बायोमैग्निफिकेशन को हम बोलते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन इन दी हायर ट्रॉफिक लेवल्स, तो हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे अगर हम देखें तो टॉप ऑफ फूड चेन के टॉप पे आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलने वाली है केमिकल की, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, दैट इज टॉप ऑफ फूड चेन के टॉप पे आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगी केमिकल्स की बाय द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग, कुछ करंट टॉपिक से रिलेटेड है और क्वेश्चन है द जीनोम ऑफ SARC-CoV2 इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, तो दोस्तों एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या चीज है दोस्तों, एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये है दोस्तों, हम लोगों ने ना जनरली एक बहुत अच्छी सी बात पढ़ी है, वो ये कि वायरस का भी अपना एक नॉमेनक्लेचर होता है, नाम देने का तरीका वायरस का भी होता है। अब आप कहोगे सर ये सब चीज़ें क्या, दोस्तों आप लोगों ने सुना है जैसे कैरोलस लिनियस जो बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा भैया किसी भी चीज़ को नाम देना है तो उसका एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, उसका नाम देने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे पहला वर्ड जीनस और दूसरा स्पीशीज को बताता है, जो आप सबको पता है। मगर यहाँ पे दोस्तों हमने वायरस का नेम लिखा है जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों अगर देखा जाए तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। एग्जैक्टली कोरोना वायरस का 2 नंबर का स्ट्रेन है, V2 है। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके अंदर कौन सा टाइप का आपको RNA मिलता है, दैट इज SsRNA, और इसका क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। दोस्तों ज्यादातर एक बात याद रखिएगा, वायरस के अंदर जनरली जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है वैसे वो RNA ही मिलता है। बैक्टीरियोफेज एक और टाइप का वायरस है जिसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल DNA भी मिल सकता है। तो ज़्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा वो आपको मिलेगा RNA, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA किसके अंदर मिलता है, SARS-CoV-2 में। गॉट इट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है एंथ्रोपोसीन रिफर्स टू द जियोलॉजिकल एज ड्यूरिंग विच, जैसे कि नेम रेफर है यहाँ पे एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन आपको पता है एपॉक होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, और ये रेफर करता है ह्यूमन बींग्स को। आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है अर्लीस्ट होमिनिड्स रेडिएटेड फ्रॉम द एंसेस्टर फॉर्म्स, जो कि इनकरेक्ट है। बी में आपको ह्यूमन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है, ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होता है। इससे आपके पास में आ चुका है यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस। आपको एक कॉलम में गिवन है विटामिन्स, एक कॉलम में आपको गिवन है विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब आपको पता है विटामिन, अगर विटामिन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो हमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज जरूर होगी। फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। ये हमारी बॉडी के अंदर रेटिना जो होता है उसमें रेटिनल प्रोटीन बनाने में काम में आता है। तो बेसिकली अगर इसकी कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये किससे करेक्टली मैच करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2। विटामिन B2 को बोलते हैं एरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, एरिबोफ्लेविन। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, एरिबोफ्लेविनोसिस।
थर्ड में आपको गिवन है विटामिन डी, जो कैल्सीफेरॉल, जिसको कॉमन नेम है हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम के अपटेक में हेल्प करता है। एंड विटामिन डी का जो सोर्स है जैसे सन है, ठीक है। तो विटामिन डी की अगर कमी होगी तो हमारी बोन्स बेंड हो जाएगी, और बोन्स बेंड हो जाएगी तो उस डिजीज को बोला जाता है रिकेट्स। तो हमारा विटामिन डी किससे करेक्टली मैच हुआ? रिकेट्स से। नेक्स्ट आपको दे रखा विटामिन B12, जिसको साइनोकोबैलामाइन बोलते हैं, ठीक है। जिनमें भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, तो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उन बॉटल्स पे आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है विटामिन B12 एनरिच रहती है वो। तो पर्नीशियस अनीमिया हो जाता है अगर विटामिन B12 की कमी होगी हमारी बॉडी में। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्टली मैच करता है रिगार्डिंग ऑल द ऑप्शन, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? अब ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है न्यूमेरिकल। मैक्सिमम बच्चे इस डेटा को देके इस क्वेश्चन को उन्होंने या तो अटेम्प्ट नहीं किया होगा या फिर बहुत डर के अटेम्प्ट किया होगा। बहुत कम ही स्टूडेंट्स होते हैं बायो में जो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा गिवन है तो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करनी है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बॉडी वेट 50 kg, दैट इस बॉडी वेट के पर्सन 50 kg के पर्सन को कितने वॉल्यूम में वो एक्सपायर करेंगे, कितना वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे वो गिवन है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गिवन है, आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम गिवन है, आपको वाइटल कैपेसिटी गिवन है, क्वेश्चन में आपको ब्रीदिंग रेट गिवन है पर मिनट। आपको केवल पूछा जा रहा है कि कितनी एयर डिस्प्लेस होगी इन 24 आवर्स। आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी आपको गिवन है 60, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको गिवन है 40, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में आपको गिवन है 15 एंड टाइडल वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। अगर हम टीवी निकालें यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम दैट इज 5 मिलीलीटर, ठीक है, पर केजी। अभी 5 मिलीलीटर पर केजी आया है, पर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज 50 kg। 50 kg के लिए अगर हमें निकालना होगा टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 5 दैट इज 250 मिलीलीटर। ये किसके लिए? 50 kg के लिए। हमारे 1 kg के लिए निकाला था, पर जब हम बात करें 50 kg की, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है आपको 50 kg, तो हमने क्या करा 50 kg के लिए निकाल लिया। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, ये तो बात हुई, पहले हमने 1 kg के लिए फाइंड आउट किया, फिर हमने 50 kg के लिए फाइंड आउट किया। अब हमें पर मिनट ब्रीदिंग रेट भी गिवन है, ठीक है। तो हम ब्रीदिंग रेट से भी मल्टीप्लाई करके लिए निकाल लेते हैं। 20 ब्रीदिंग रेट गिवन है आपको, 20 गिवन है, ठीक है। तो अराउंड 5000 मिलीलीटर आएगा, जिसको हम 5 लीटर लिख सकते हैं, जिसको हम मान सकते हैं 5 लीटर। क्लियर? अब ये आया हमारे पास पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि ब्रीदिंग रेट भी क्या थी? पर मिनट थी। पर क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है फॉर 24 आवर्स, ठीक है। अब 24 आवर्स में आप सबको पता है 60 मिनट्स होते हैं, तो 24 इंटू 60 दैट इज 1440 मिनट्स। आपको क्वेश्चन में इतना पूछा जा रहा है, हमारे पास 1 मिनट के लिए डेटा है, क्वेश्चन में 1440 मिनट्स के लिए आपको पूछा जा रहा है। तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम इन लीटर ऑफ एयर दैट इट्स लंग्स डिस्प्लेस। आपको पता है टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो हम डिस्प्लेस करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो सबसे पहले हमने टाइडल वॉल्यूम निकाला था, फिर क्वेश्चन में हमें 50 kg के लिए बोला गया तो हमने 50 kg के लिए निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में ब्रीदिंग रेट दे रखी थी 20 पर मिनट, तो ब्रीदिंग रेट के लिए निकाल दिया पर मिनट। अब जब हमें पता चल गया पर मिनट इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है, तो हमें पूछा गया है 1440 मिनट के लिए कितना होगा। तो हम बता सकते हैं 1440 मिनट्स के लिए दैट इज इंटू 5 दैट इज अराउंड 7200 लीटर्स। इतना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस होगा इन 24 आवर्स, क्योंकि पता है 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको ये क्वेश्चन
बहुत इजी लगा होगा। अगर आप भी एग्जाम में सेम इसी स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन करते तो आपको बहुत इजी लगता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों जो अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट उसी जगह से है। कहाँ से? जेनेटिक्स से। और जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपसे ऑलरेडी भी एक बात बोली थी कि ये नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लास्ट चीज़ अब यहाँ पे है ना, वो है दोस्तों क्रॉस से। एग्जैक्ट केवल और केवल आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आप लोग उसका क्रॉस, उसे नेक्स्ट जनरेशन आप बहुत ही ईजिली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ओवरऑल अगर मैं आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ ब्रीड ऑफ डॉग लॉन्ग हेयर फिनोटाइप। दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी भी एक बात बोल दी थी कि एग्जैक्ट फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। जो आपको बाहर से दिखता है ना दोस्तों, वो केवल फिनोटाइप है, और जो अंदर होता है ना दोस्तों, जो आपको नहीं दिखेगा, वो जीनोटाइप है। बिल्डिंग के बाहर से आप ये बता सकते हो कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है, फिनोटाइप आपको दिखेगा मगर उसका जीनोटाइप आपको नहीं दिखेगा। तो जीनोटाइप के लिए तो नो डाउट आपको इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन में बात बोल रखी है, जरा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। पहले तो क्वेश्चन में बोला हुआ है लॉन्ग हेयर फिनोटाइप इज रिसेसिव। तो एक बात तो कंफर्म है, जो हम यहाँ पे दोस्तों मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं मैं लॉन्ग हेयर, यानी कि लॉन्ग हेयर। और एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डॉग की। और दोस्तों एक बात हो रही है यहाँ पे किसके बारे में? शॉर्ट हेयर डॉग। तो एक और चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्या चीज़? शॉर्ट हेयर डॉग। दोस्तों शॉर्ट हेयर डॉग क्योंकि डोमिनेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप कैपिटल टी कैपिटल एल से लिखोगे। और लॉन्ग हेयर जो डॉग है रिसेसिव है, तो आप इसको किससे लिखोगे? स्मॉल एल से। जो चीज़ डोमिनेंट होगी उसे कैपिटल से, जो चीज़ स्मॉल होगी मतलब या जो चीज़ रिसेसिव होगी उससे स्मॉल से आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे। अगला चलते हैं। इन अ लिटर वन पप इज अ शॉर्ट हेयर्ड एंड दिस सिबलिंग इज द लॉन्ग हेयर। तो अगली बात, वन पप इज अ शॉर्ट हेयर। तो दोस्तों यहाँ पे अगली चीज वन पप, और दोस्तों ये कैसा है? शॉर्ट हेयर है, शॉर्ट हेयर। तो दोस्तों दो पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, क्या? या तो कैपिटल एल के साथ स्मॉल एल आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। इधर दोस्तों एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि कैपिटल एल के साथ कैपिटल एल आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है अगर आपको इस चीज़ को दिखाना है तो। बात सही है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, याद रखिएगा वाला बात। डोमिनेंट अपना करेक्टर तब शो करता है जब उसके साथ या तो डोमिनेंट हो या फिर वो रिसेसिव भी हो, मगर रिसेसिव अपना करेक्टर तब शो करेगा जब उसके साथ केवल और केवल क्या हो? रिसेसिव। दोस्तों जब कंडीशन ऐसी होती है तो इसे हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। और जब कंडीशन ये होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। तो एक चीज़ है होमोजाइगस, एक चीज़ क्या है? हेट्रोजाइगस। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला है सिबलिंग कैसी है? लॉन्ग हेयर। तो दोस्तों अगली चीज़ है जो सिबलिंग है वो भी कैसी है? लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर का मतलब भैया इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, कैपिटल एल और कैपिटल एल। बात सही। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो क्या? फिनोटाइप अब रिप्रेजेंट कर दिए। अब आपको तीनों ऑप्शन में से देखना है कि एग्जैक्टली जो ऊपर वाली चीज़ है वो कौन सी चीज़ सही है। पहला, बोथ पेरेंट्स आर शॉर्ट हेयर। दोनों ही पेरेंट कैसे हैं? दोनों ही पेरेंट है शॉर्ट हेयर के। तो दोस्तों एक तरीका अब आपके पास हो सकता है, अब मान लो पेरेंट नंबर ए हो गया, ये पेरेंट नंबर बी हो गया, शॉर्ट हेयर है, तो दोस्तों ये कैपिटल एल के साथ स्मॉल एल कर दो, ये भी कैपिटल एल के साथ स्मॉल एल कर दो। एक कंडीशन बना रहा हूँ मैं। कंडीशन बनेगी तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है इसका चेकर बोर्ड। ऐसे देखो, आपको एक चेकर बोर्ड बनाना है, और चेकर बोर्ड को बनाने के बाद आप लोग कैपिटल एल यहाँ पे लिखो, स्मॉल एल यहाँ पे, कैपिटल एल और स्मॉल एल। इसको दोस्तों इससे क्रॉस करोगे, कैपिटल एल, इस कैपिटल एल को इस स्मॉल एल से क्रॉस करो, कैपिटल एल स्मॉल एल, इस स्मॉल एल को इस कैपिटल एल से, कैपिटल एल स्मॉल एल, इसको इससे करो, स्मॉल एल। मिल गया आपको? तो पहली दोस्तों पॉसिबिलिटी तो ये है जो आपसे बोल रहा है। अगला, बोथ पेरेंट्स आर लॉन्ग हेयर। दोस्तों अगर दोनों ही पेरेंट लॉन्ग हेयर होंगे, स्मॉल एल, तो एक भी कैपिटल टी का तो कैपिटल एल का तो करेक्टर आपको दिखेगा ही नहीं, यानी कि बीच वाला करेक्टर तो ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं है। बी ऑप्शन तो कतई नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है दोनों पेरेंट्स कैसे? लॉन्ग हेयर। अगर दोनों ही पेरेंट्स लॉन्ग हेयर होंगे तो क्या आप एक बात आओ, ये तो रिसेसिव ट्रेट है, क्या कभी इसके ऊपर डोमिनेट आ सकता है? बिल्कुल। मगर रिसेसिव दोस्तों मैंने बोला था, रिसेसिव तब तक काम नहीं करेगा जब मतलब तभी तक काम करेगा जब तक रिसेसिव में चल रहा है। मगर अगर वो एक बार भी डोमिनेंट के साथ आ गया, उसका काम खत्म। बड़ा भाई छोटा भाई, वही एक प्रोसेस है। अगली चीज, तीसरा, वन पेरेंट इज शॉर्ट हेयर, यानी कि एक पेरेंट तो कैसा है? एक पेरेंट शॉर्ट हेयर, यानी कि कैपिटल एल। यहाँ पे देखो एक और कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। एक पेरेंट तो कैसा है? एक पेरेंट है शॉर्ट हेयर, लिखा हुआ है यहाँ पे वन पेरेंट इज शॉर्ट हेयर। और दूसरा पेरेंट कैसा है?
अदर इज लॉन्ग हेयर। अगर पेरेंट है शॉर्ट हेयर तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल एल और स्मॉल एल। बात सही है। लॉन्ग हेयर है तो भैया एक ही तरीका होगा आपके पास, स्मॉल एल स्मॉल एल। अब जरा दोस्तों इसका भी एक चेकर बोर्ड बना देते हैं, देखो बना दो भाई एक चेकर बोर्ड, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इसको पुन्नेट स्क्वायर भी बोलते हैं इस चेकर बोर्ड को, ठीक है। एक यहाँ लिख दो कैपिटल एल स्मॉल एल लिख दिया, एक यहाँ पे लिख दो स्मॉल एल लिख दिया, क्रॉस कर दो कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल 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 स्मॉल। बिल्कुल भैया ये वाली बात हो रही है। यहाँ पे देखो आपको मिल गया, जो आप चाह रहे हो वो भी मिल गया आपको। इन्होंने जो आपको कंडीशन दी है ये वाली, ये आपको कंडीशन एग्जैक्टली मिल भी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, दो ऑप्शन आपके पास सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो और 1 और 3 के लिए ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़, ये सारी की सारी चीज़ बेसिक जिस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो वो केवल यही तरीका है, मेथोडोलॉजी एक ही है। बट ज़्यादातर ना हम लोग बस ज़्यादातर क्या मैक्सिमम हम लोग यही चीज़ रखते हैं कि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल से ही डिनोट करते हैं, उसे समझना आसान हो जाता है, ठीक है। और देखने का भी लिखने का भी तरीका परफेक्ट जो मेथोडोलॉजी है वो यही है, ठीक है। ओवरऑल ये एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? Thank you so much. In medical diagnostic for a disease, sensitivity denoted by A of a test refers to the probability that a test result is positive. क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि टेस्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि अभी कोरोना टेस्ट है, कोविड-19 की ही बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो कोविड-19 में आपको पता है कुछ नेगेटिव आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ ऐसे पॉजिटिव भी आए जो एक्चुअली पॉजिटिव नहीं थे, ठीक है। तो आपके पास 3 टाइप के पर्सन्स थे जो इन्फेक्टेड थे, डिजीजेस थे, ठीक है। कुछ थे जो डिजीज से इन्फेक्ट नहीं थे, जिनको हमने नेगेटिव टेस्ट बोला गया। जो इन्फेक्ट थे डिजीज से उनको हमने पॉजिटिव बोला। कुछ जो इन्फेक्ट नहीं थे फिर भी उनके टेस्ट पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन में कोरोना वायरस कोविड-19 क्या हुआ, वाइडली स्प्रेड हो गया था, ठीक है। तो उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल फॉर्म हुआ है बायोलॉजी में, जो कि डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपको थोड़ा मेथोडोलॉजी लगानी है कि क्वेश्चन में मेडिकल डायग्नोस्टिक की बात हो रही है कि डिजीज को कैसे डायग्नोस किया गया। उसमें आपको 2 टर्म्स गिवन है, सेंसिटिविटी डिनोट कर रही है ए को, ए में आपको ध्यान रखने हैं वो पीपल है, प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्ट रिजल्ट आर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव पर्सन आएंगे ए में, जो बेचारे सेंसिटिव हैं डिजीज से और उनको बहुत जल्दी डिजीज हो जाती है। तो ए में आपको ध्यान रखने कौन आने वाले हैं, पॉजिटिव पर्सन आने वाले हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ रही है बी, बी को हम बोल रहे हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है। स्पेसिफिसिटी डिनोट कर रही है पर्सन जिनको के टेस्ट नेगेटिव आया वो डिजीज से इन्फेक्ट नहीं हुए, ये बी टर्मिनोलॉजी है। आपको गिवन है वैल्यूज रिगार्डिंग कितने पर्सन जो हैं वो पॉजिटिव थे, दैट इज 0.99, और कितने हैं जो नेगेटिव थे, दैट इज 0.99। अब आपको गिवन है कि पॉपुलेशन में 10% जो है ये डिजीज क्या हुई, स्प्रेड हुई पूरी पॉपुलेशन में। प्रोबेबिलिटी आपको पूछा जा रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ए बी तो करेक्ट हो गए, ए और बी आपको समझ आ गया। ए दैट इज सेंसिटिविटी वो भी 0.99 है और स्पेसिफिसिटी दैट इज ऑल्सो 0.99। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो मैथ्स के अंदर प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला होता है, वो यूज़ आएगा हमारे यहाँ पे बायोलॉजी में। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, जैसे कि आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर मैं PR लिख रही हूँ तो मैं किसको डिनोट कर रही हूँ, नेगेटिव जो पर्सन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी of getting COVID-19 वायरस, ठीक है। नेगेटिव टेस्ट, जितने भी टेस्ट अगर नेगेटिव होंगे तो वो किस में आएंगे, PR में आएंगे। अगर हम बात करें PA की तो PA में आएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग COVID-19 पॉजिटिव। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव की, COVID-19 पॉजिटिव आने की, वो मैं डिनोट कर रही हूँ PA से।
और एक टर्मिनोलॉजी मैं यूज में ले रही हूँ यहाँ पे पीए डैश डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कोरोना वायरस विदाउट गेटिंग अफेक्टेड, नॉट एक्चुअली गेटिंग कोरोना। ऐसे बोल सकते हैं हम, इसमें एक्चुअली गेटिंग कोविड-19 और इसमें विदाउट एक्चुअली गेटिंग कोविड-19, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, नॉट गेटिंग एक्चुअली कोविड-19, उनको हमने बोल दिया पीए डैश में। ये तीन टर्मिनोलॉजी मैं यूज में लूंगी, पी आर दैट इज नेगेटिव टेस्ट के लिए, पी ए फॉर पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिटिव टेस्ट के लिए, एंड पी ए डैश फॉर नॉट एक्चुअली गेटिंग द कोविड-19, ठीक है, क्लियर है 3 टर्म्स। अब आपको पहले ये टर्म्स ध्यान होनी चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम फॉर्मूला यूज में लेंगे अब ये, जिसमें हम पी आर, पी ए और पी ए डैश यूज में लेने वाले हैं। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव, कैसे कोरोना वायरस कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव जिन भी लोगों में आया है वो एक्चुअली पॉजिटिव कितने परसेंट है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मूले की, यहाँ बात हो रही है प्रोबेबिलिटी, तो पी लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी पी आर इंटरसेक्शन पी ए प्लस ये किसकी हुई, एक्चुअली पॉजिटिव की, और नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट इज पी आर इंटरसेक्शन पी ए डैश। ये फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी में मिलेगा, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यूज में आएगा। इसी फॉर्मूले को हम, ये साइन है इंटरसेक्शन का, ठीक है, ये एक कॉमन डेटा डिनोट कर रहा है, क्योंकि जो पीपल नेगेटिव है वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, जो एक्चुअली टेस्ट जिनका है पॉजिटिव वो एक्चुअली क्या है, इन्फेक्टेड है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली कोविड-19 से इन्फेक्टेड नहीं, फिर भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उनके अंदर भी कोई सिम्टम नहीं है, वो भी एक्चुअली इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किसको डिनोट कर रहा है, कॉमन को डिनोट कर रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी ए, ठीक है, प्लस पी ए, यहाँ भी हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन पी ए डैश इनटू, नॉट प्लस, एक्चुअली यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई। तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पी ए डैश। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है 10% यहाँ पे क्या है, स्प्रेड है, हो रहा है, तो यहाँ पे 10% ले सकते हैं हम इसको, इनटू हमें कितना दे रखा है, पॉजिटिव परसेंट। सबसे पहले बात हो रही थी एक्चुअली पॉजिटिव की, तो एक्चुअली पॉजिटिव कितने, 0.99 प्लस अगर 10% एक्चुअली पॉजिटिव है तो आपको पता है 100% प्रोबेबिलिटी होती है, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90%। 90% बच्चों कितने होंगे, 90% जो है वो होंगे एक्चुअली अफेक्टेड नहीं होंगे, दैट इज 0.9, वो भी क्या है 0.99, वो है 0.99, बट उनमें से कुछ जो हैं, उनमें से जो कुछ है वो क्या है, नेगेटिव भी है, तो हमें इसको 1 माइनस 0.99 लेना पड़ेगा, रैदर देन 0.99 हमें इसे लेना पड़ेगा 1 माइनस 0.99। अब इस 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 90% को भी हम लिख सकते हैं 90/100। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 0.108, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, डेटाबेस था, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज आपको गिवन थी, बस आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना था और फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव। बट अगर ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो ओलंपियाड लेवल में आते हैं, वो उसमें आपको करंट जो भी चल रहा है उसमें आपको क्या टच में रहना होता है उसके। जैसे कि अभी कोविड-19 की बात हो रही, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट, अगर जिनको भी कोविड-19 की नॉलेज है तो उन्हें पता है कि कुछ पीपल थे जो नेगेटिव थे, कुछ थे जो जिनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आ गया, पर उनमें डिजीज़ नहीं थी, पर कुछ थे जो एक्चुअली पॉजिटिव थे, जिनको
सिम्टम्स भी आए और वो एक्चुअली कोविड-19 से इन्फेक्ट भी हुए। क्लियर है? बहुत ही ईजी है।